आइए दोस्तों, कॉल आ गया था फोन में। हम फ्लाइट मोड में फोन को नहीं डाले थे, इसलिए कॉल आ गया। फिर से हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पिछले क्लास में हम लोग विसरण और परासरण के बारे में जाने थे। उसमें आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कल जो है लाइट नहीं था और हम जल्दी जल्दी में क्लास ले लिए थे। तो आज इसको हम पूरा विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे भी, और कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा। विसरण को इतना अच्छा तरीका से बताएंगे ताकि आप लोग जिंदगी में कभी भूलिएगा भी नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, विसरण। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं दोस्तों। विसरण। विसरण विसरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? विसरण और परासरण। विसरण और परासरण। विसरण और परासरण। विसरण और परासरण। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, और परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। तो विसरण में देखिए, सांद्रता। 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 सांद्रता का अर्थ होता है गाढ़ा पदार्थ। सांद्रता का अर्थ क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा। सांद्रता का अर्थ क्या होता है? गाढ़ा। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गए। अब समझिए दोस्तों, विसरण। विसरण जो है अधिक सांद्रता से, यानी कि गाढ़ा, अधिक गाढ़ा पदार्थ से कम गाढ़ा पदार्थ में जाता है। कौन? विसरण। अधिक अधिक गाढ़ा पदार्थ से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है। कौन? विसरण। विसरण जो बिखरा रहेगा वो कम होगा ना दोस्तों। जो विसरण, विसरण मतलब बिखरना। बिखरना। बिखरना मतलब जो बिखरा, ज्यादातर बिखरा रहेगा वो क्या होगा? कम बिखरेगा। इसी प्रकार से याद रखना है कि विसरण जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो होता है जंतु कोशिका में होता है। विसरण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जंतु कोशिका में होता है। और विसरण का एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। विसरण का हम लोग एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग इत्र। इत्र इत्र जानते हैं दोस्तों? इत्र किसको बोलते हैं? सेंट। जो हम लोग यूज करते हैं, दिखाते हैं। इत्र मेरे पास अभी होगा फिलहाल में। जैसे कि देखिए, ये क्या है? इत्र है। इत्र को हम अभी, इत्र को रुके एक मिनट दोस्तों। इत्र को देखिए, इत्र हम निकाले। इत्र जब निकाले, इसका गंध पूरा रूम में फैल गया ना, फैला ना, इसी को बोलते हैं विसरण। इसका एग्जाम्पल यही है, विसरण। किसी चीज को विस्तारित कर देना। किसी चीज को क्या करना? हम छोड़ेंगे ना, किसी चीज को हम छोड़ेंगे तो उसको क्या करेगा? विस्तार कर देगा, यानी पूरा रूम में उसका जो है फैला देगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या होता है? पूरे 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 क्षेत्र में क्या होता है? फैल जाता है। उसी को बोलते हैं विसरण। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अगर समझना चाहते हैं तो स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालते हैं। स्वच्छ जल में हम लोग बचपन में एक स्कूल में क्या करते थे दोस्तों? जब हम लोग का कलम का बॉल उड़ जाता था ना दोस्तों, क्या करते हैं? तो उसका बॉल निकाल के, जहाँ पे पानी पानी जम जाता था बारिश होने के बाद, जहाँ पे पानी जम जाता था, इस क्षेत्र में क्या है? पानी जम गया है। ठीक है, तो वो बॉल बॉल पेन का जो बॉल टूट जाता था, पेन का जो ये बॉल देख रहे हैं दोस्तों, ये पेन का जो बॉल टूट जाता था, इसको क्या करते थे? हम लोग मुंह से फूकते थे। मुंह से इसलिए फूकते थे क्योंकि इसका इंक जो है बाहर निकलता था। इंक जब बाहर निकलता था दोस्तों, इसमें हम लोग पानी में सटाते थे, ये क्या होता था? पूरी तरह से फैल जाता था। पूरी तरह से क्या होता था? फैल जाता था। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? विसरण। तो विसरण का हम लोग 3 एग्जाम्पल समझे। आशा करते हैं कि आप लोग को विसरण अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं परासरण। परासरण जो है, परासरण परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है, परासरण को बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होता है दोस्तों, ऑस्मोसिस जो होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है। कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता में जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है, यानी कि कम गाढ़ा पदार्थ से जो है अधिक अधिक गाढ़ा पदार्थ में जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, जैसे 1 केजी हम लोग चीनी लिए, ठीक है, 1 केजी चीनी लिए, ठीक, और 1 केजी चीनी लिए, अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है। 1 केजी चीनी लिए और 250 ग्राम लीटर का 250 ग्राम यानी मानिए 500 ग्राम यानी कि आधा लीटर, सीधा लिखिए, हम लोग सीधा लिखते हैं दोस्तों, 1/2 लीटर, ठीक है, 1/2 लीटर कौन से पानी, ठीक है। ये दोनों को जब मिश्रण करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, हम मिश्रण करेंगे तो पूरी अच्छी तरह से मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि पानी कम है, चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी कम है, चीनी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसका सांद्रता क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा, इसलिए गाढ़ा होगा। ये क्या होगा, गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा। वहीं अगर चीनी अगर 1 केजी रहता और पानी अगर 4 लीटर रहता, पानी अगर 4 लीटर रहता तो इसका सांद्रता क्या होता दोस्तों, इसका सांद्रता कम होता। तो ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गए। उसके बाद प्रासरण, प्रासरण मतलब पोषे, प्रासरण पोषे पौधे, पोषे प्रासरण पोषे पौधे। प्रासरण जो है मुख्य रूप से कहा पौधे की कोशिका में इस्तेमाल होता है। प्रासरण जो होता है पौधे की कोशिका में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका 1-2 एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं प्रासरण का। हाँ, इसका एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, प्रासरण की प्रक्रिया जो है, एग्जाम्पल इसका समझिएगा। प्रासरण की क्रिया, प्रासरण की क्रिया जो है, प्रासरण की प्रक्रिया, प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य, बिना अर्धपारगम्य, बिना अर्धपारगम्य, बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। हमको पता है दोस्तों, प्रासरण आप लोग को समझ में नहीं आया होगा अच्छा से, हमको पता है ये चीज। तो आइए हम एक बार समझाने का कोशिश, हम पूरा समझाने का आप लोग को कोशिश करते हैं ताकि आप लोग समझ जाए। प्रासरण, प्रासरण जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है। जैसे एग्जांपल में लीजिए 1 केजी हम चीनी ले लिए, ठीक है, वहीं पे 500 ग्राम कौन सी ले लिए, वाटर ले लिए, 500 ग्राम वाटर। ये दोनों को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या चीनी और पानी का घोल जो होगा वो क्या पूरी तरह से मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो शहद टाइप का बनेगा ना दोस्तों, वो शहद टाइप का बनेगा ना। इसी प्रकार कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है कौन, प्रासरण। प्रासरण जो है मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में इस्तेमाल होता है, पौधे की कोशिका में प्रासरण की क्रिया जो है, प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली का संभव नहीं है। बिना अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य किसको बोलते हैं, अर्धपारगम्य किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है।
ठीक दोस्तों, अर्ध पारगम का मतलब कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है। वही पारगम की बात करते हैं, पारगम झिल्ली जो कहाँ होता है दोस्तों, पारगम झिल्ली कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अर्ध पारगम झिल्ली की बात करते हैं तो कोशिका सॉरी दोस्तों, अर्ध पारगम की बात करते हैं तो दोस्तों कोशिका कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। अर्ध पारगम में कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, और पारगम्य की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गए आप लोग और अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसको हम मिटा रहे हैं आप। ये चैप्टर लगभग खत्म ही हो चुका है। प्रसारण का कोशिका के साथ संबंध, प्रसारण का कोशिका के साथ संबंध, प्रसारण 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 का कोशिका, प्रसारण का कोशिका से संबंध, प्रसारण से कोशिका का संबंध। ठीक है दोस्तों, समझिएगा इसको। मार्कर कहाँ रख दी दोस्तों, पहले एक बार थ्योरी आप लोग समझिएगा, उसके बाद बोर्ड पे समझेंगे। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है, यह चीज आप लोग को पता है दोस्तों कि प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है। प्रत्येक कोशिका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, सभी में क्या होता है दोस्तों, कोशिकीय द्रव्य होता है। सभी में कोशिकीय द्रव में होता है। क्यों होता है कोशिकीय द्रव में, ये सभी सारी संरचना जो है, सभी सारी संरचना कहाँ मौजूद है, कोशिकीय द्रव में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, कोशिकीय द्रव्य में, कोशिकीय द्रव में मौजूद है। इसीलिए प्रत्येक कोशिका में जो है कोशिकीय द्रव होता है, जिनकी अपनी एक निश्चित प्रासरणी दाब होता है, जिसकी एक निश्चित प्रासरणी दाब होता है। पाए जाने वाले विलयन, ठीक है, समझिएगा दोस्तों। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका में पाए जाने वाले विलयन या कोशिकीय द्रव्य, कोशिकीय द्रव्य, विलयन या कोशिकीय द्रव्य की तुलना तीन प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकल कर सामने आता है वह इस प्रकार है। तीन कोशिका में पाए जाने वाले विलयन मतलब कोशिकीय द्रव की तुलना में तीन प्रकार के परिणाम निकल आते हैं। तीन प्रकार का परिणाम निकल कर आते हैं। तीन प्रकार का परिणाम निकल
निकल कर आते हैं, आते हैं। जिसमें पाला हो गया, पाला क्या है दोस्तों? पहला है समपसारी विलयन, समपसारी विलयन, समपसारी विलयन, समपसारी विलयन। पहला क्या है दोस्तों? समपसारी विलयन। तो आइए दोस्तों समपसारी विलयन को एक बार हम लोग समझते हैं, उसके बाद बोर्ड पे हम लोग ध्यान देंगे। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता, सांद्रता दोस्तों आप लोग समझ गए हैं ना, सांद्रता किसको बोलते हैं? सांद्रता किसको बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रसारण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है, उसे समपसारी विलयन कहते हैं। समपसारी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं समपसारी विलयन किसको बोलते हैं। जिसकी सांद्रता, समपसारी विलयन किससे बोलते हैं दोस्तों? जिसकी सांद्रता, जिसकी सांद्रता, जिसकी सांद्रता तथा प्रसारण दाब, प्रसारण प्रसारण दाब, प्रसारण दाब, प्रसारण दाब कोशिका रस से कम होती है, कोशिका रस से कम होती है, कम होती है, उसे सम सम समपसारी विलयन, समपसारी विलयन कहते हैं, समपसारी विलयन कहते हैं, समपसारी विलयन कहते हैं। उसके बाद इसका पॉइंट समझिएगा। समपसारी विलयन में समपसारी विलयन में समपसारी विलयन में समपसारी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान आदान प्रदान, जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, नहीं होता है, होता है तथा तथा कोशिका के आकार तथा वजन तथा तथा इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप फलस्वरूप तथा इसके फलस्वरूप तथा इसके फलस्वरूप तथा इसके फलस्वरूप कोशिका के आकार, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार
तथा वजन, आकार तथा वजन, आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए दोस्तों समपसारी विलयन को एक बार समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे अल्प पसारी अल्प पसारी विलयन, अल्प पसारी विलयन। इसके बाद हम लोग समझेंगे अल्प पसारी विलयन। ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन, कोशिका में पाए जाने वाला विलयन, कोशिका में पाए जाने वाले विलयन कौन कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने बता चुके हैं। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन की तुलना तीन की तुलना जो है सॉरी दोस्तों यहाँ लिखना हम भूल गए। तीन प्रकार के परिणाम निकल कर आते हैं, तीन प्रकार का परिणाम निकल कर आते हैं। पहला हो गया समपसारी विलयन, पहला हो गया समपसारी विलयन। समपसारी विलयन किसको बोलते हैं समझिएगा? जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से कम होते हैं। जिसकी सांद्रता मतलब गाढ़ा पदार्थ प्रसरण दाब से कोशिका रस से कम होता है, कोशिका रस से कम होता है, उसे समपसारी विलयन कहते हैं, समपसारी विलयन कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल उसका समझिएगा। समपसारी विलयन में जो है, समपसारी विलयन में कोशिका को रखने पर, समपसारी विलयन है दोस्तों ना, उसको उस समपसारी विलयन में कोशिका को अगर हम रखेंगे तो जल का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, जल का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, जल का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है। तथा इसके फलस्वरूप कोशिका का आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके फलस्वरूप जो है कोशिका का आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समझ में आ गया दोस्तों? मिटा रहे हैं। अब बचा है तो समपसारी बता दिए दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम लोग समपसारी, अल्प पसारी और अति पसारी। कोशिकीय द्रव की तुलना में तीन प्रकार के विलयनों से जो परिणाम निकल कर आते हैं, कोशिकीय विलयन से जो है, कोशिकीय विलयन से कोशिका में पाए जाने वाला विलयन की तुलना में तीन प्रकार का परिणाम निकल कर आता है। कोशिका विलयन की तुलना में जो तीन प्रकार का परिणाम निकल कर आता है, जिसमें पहला हो गया समपसारी विलयन, दूसरा हो गया अल्प पसारी विलयन, तीसरा हो गया अति पसारी विलयन। तो ठीक है दोस्तों, समपसारी विलयन समझ गए। अब दूसरा समझते हैं अल्प पसारी विलयन। इसको हम मिटा देते हैं। अल्प पसारी विलयन, दूसरा नंबर अल्प पसारी विलयन, अल्प पसारी विलयन। अल्प पसारी विलयन को एक बार समझते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर से बोर्ड पे हम लोग देखेंगे। जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से कम होती है, जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से क्या होता है, कम होता है, उसे अल्प पसारी विलयन कहते हैं। जिसकी सांद्रता जो है, जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से कम होती है, जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब
प्रसरण दाब कोशिका रस से कम होती है, उसे उसे अल्प पसारी विलयन कहते हैं। दूसरा जो नंबर है दोस्तों अल्प पसारी विलयन। अल्प पसारी विलयन किसको बोलते हैं? जिसकी सांद्रता मतलब गाढ़ा पदार्थ, जिसकी सांद्रता मतलब गाढ़ा पदार्थ प्रसरण दाब कोशिका रस से कम होता है, कोशिका रस से क्या होता है? कम रहता है, उसे अल्प पसारी विलयन कहते हैं। अल्प पसारी विलयन का एक दो एग्जांपल भी समझ लेते हैं दोस्तों। अल्प पसारी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करता है। अल्प पसारी विलयन में जो है दोस्तों अल्प पसारी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका को रखने पर अल्प पसारी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करता है। रखने पर जो है जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करता है। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। प्रवेश करने लगता है। प्रवेश क्या होता है? करने लगता है, प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण कोशिका आकार तथा वजन बढ़ जाता है। जिसके कारण इसी कारण सेल का आकार और वजन बढ़ने लगता है। आकार और वजन क्या होता है? बढ़ने लगता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अल्प पसारी विलयन में जल का कोशिका में प्रवेश करना अतः प्रासरण कहलाता है। अल्प पसारी विलयन में जो है अल्प पसारी वो दोस्तों क्या हुआ था कि माइक का चार्ज खत्म हो गया था, इसलिए क्लास को हम स्किप कर दिए थे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। अब इसका समझ रहे थे अल्प पसारी विलयन। अल्प पसारी विलयन जो विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना। अल्प पसारी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना क्या कहलाता है? अंतःप्रासरण कहलाता है। अल्प पसारी विलयन जो है अल्प पसारी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना। इतना चीज याद रखिएगा दोस्तों कि अल्प पसारी विलयन जो है
जल से कोशिका में प्रवेश करना, जल से कोशिका में प्रवेश करना क्या कहलाता है? अंतःप्रासरण कहलाता है, अंतःप्रासरण कहलाता है। आइए एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। तो अल्प प्रसारी विलयन, जिसकी सांद्रता तथा प्रासरण दाब, जिसकी सांद्रता और प्रासरण दाब कोशिका रस से कम होता है, कोशिका रस से कम होता है, कोशिका रस से कौन सी होता है? कम होता है। कोशिका रस से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्रसारी विलयन, अल्प प्रसारी विलयन। अल्प प्रसारी विलयन में जो है कोशिका को रखने पर जल का बाहरी विलयन, जल का बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगता है। इसी कारण सेल का आकार एवं वजन बढ़ने लगता है, इसी कारण कोशिका आकार एवं वजन क्या होता है? बढ़ने लगता है। अल्प प्रसारी विलयन में जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतःप्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःप्रासरण कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना मिटा रहे हैं। क्लास आप लोग दोस्तों शुरू से देखिएगा, शुरू से देखिएगा क्लास, तब आप लोग को समझ में आएगा। अगर क्लास आप लोग बीच में देखिएगा तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए कोई भी काम कीजिए आप लोग दोस्तों, तो पहले क्या करना है? उसका बेसिक जानना है। बेसिक जानने के बाद तब ही धीरे धीरे उसको जो है उसका बेस को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है। उसका तीसरा हो गया अति पसारी विलयन, अति पसारी विलयन। तीसरा कौन हो गया? अति पसारी, अति पसारी विलयन, अति पसारी विलयन। अति पसारी विलयन का परिभाषा सुनिएगा दोस्तों। ऐसी विलयन जिसकी सांद्रता प्रासरण दाब से, जिसकी सांद्रता जिसकी सांद्रता जिसकी सांद्रता प्रासरण दाब जिसकी सांद्रता प्रासरण दाब तथा कोशिका रस, कोशिका रस, कोशिका रस से कम होती है, कम होती है, कम होती है, उसे अल्प, उसे अति पसारी, उसे अति, उसे अति पसारी विलयन कहते हैं, उसे अति पसारी विलयन कहते हैं। इसका कुछ एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों। इसका एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों। इस विलयन में कोशिका को रखने पर, इस विलयन में कोशिका को रखने पर, कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल, कोशिका के अंदर का जल, अंदर का जल, अंदर का जल बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। इसी कारण
इसका वजन और आकार घट जाता है, घट जाता है या छोटा हो जाता है। ठीक है, पहला हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल में समझिएगा, इस बिलियन में, इस बिलियन में, इस बिलियन में कोशिका को रखने पर, कोशिका को रखने पर, कोशिका को रखने पर, कोशिका को रखने पर, सॉरी, रखने से, रखने से कोशिका का जल बाहर निकलना, कोशिका का जल बाहर निकलना, निकालना, निकालना बाह्य प्रासरण कहलाता है। बाह्य प्रासरण कहलाता है, बाह्य प्रासरण कहलाता है, बाह्य प्रासरण कहलाता है। बाह्य प्रासरण के कारण कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ने लगता है। तीसरा पॉइंट, बाह्य प्रासरण के कारण, बाह्य प्रासरण के कारण कोशिका का जीव द्रव, कोशिका का जीव द्रव, जीव द्रव सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही है। अति प्रासरण विलयन, अति प्रासरण विलयन जिसकी सांद्रता प्रासरण दाब तथा कोशिका रस से कम होती है उसे अति पसारी विलयन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल समझिएगा। अति पसारी विलयन में जो है कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल, कोशिका के अंदर का जल बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं तथा इसकी जिसके कारण वजन और आकार घट जाता है। किसका? कोशिका का। इस विलयन में कोशिका को रखने से, यानी कि अति पसारी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका जल बाहर निकलना बाह्य प्रासरण कहलाता है। बाह्य प्रासरण के कारण कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ने लगता है, जीव द्रव सिकुड़ने लगता है। तो आइए दोस्तों, इतना चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं और समझिएगा और ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों प्रकार के, ये तीनों प्रकार के विलयन को आप लोग समझिएगा। विलयन के प्रकार, विलयन तीन, सॉरी दोस्तों,
3 प्रकार, यानी कि 3 प्रकार का विलयन, 3 प्रकार का विलयन, 3 प्रकार का विलयन। ये तीनों विलयन को आप लोग दोस्तों अच्छा से समझिएगा। पहला विलयन है समपसारी, समपसारी, समपसारी विलयन। दूसरा हो गया अल्प, अल्प पसारी। दूसरा हो गया अल्प पसारी विलयन, अल्प तीसरा हो गया अल्प पसारी विलयन दूसरा। उसका तीसरा विलयन हो गया अति, अति पसारी विलयन, अति पसारी विलयन। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के विलयन, पहला हो गया समपसारी विलयन, दूसरा हो गया अल्प पसारी विलयन, तीसरा हो गया अति पसारी विलयन। तो तीनों विलयन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास। समपसारी विलयन, सांद्रता तथा प्रसारण दाब, सांद्रता, सांद्रता तथा प्रसारण दाब, कोशिका, कोशिका रस, कोशिका रस, कोशिका रस, कोशिका रस की सांद्रता, सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होता है, दाब के समान होता है, समान होता है। उसके बाद हो गया अल्प पसारी विलयन, अल्प पसारी विलयन, अल्प पसारी विलयन जिसकी सांद्रता प्रसारण दाब, सांद्रता प्रसारण सांद्रता तथा प्रसारण दाब, सांद्रता तथा प्रसारण दाब कोशिका रस से कम होती है, कोशिका रस से कम होती है, उसे उसे अल्प, अल्प पसारी, अल्प पसारी विलयन कहते हैं, कहते हैं। उसे सम कहते हैं। तीसरा बच गया जिसकी सांद्रता, जिसकी सांद्रता, सांद्रता, जिसकी सांद्रता था, जिसकी सांद्रता, सांद्रता तथा प्रसारण दाब, सांद्रता एवं प्रसारण दाब, प्रसारण दाब, प्रसारण दाब, प्रसारण दाब प्रसारण दाब कोशिका रस से, कोशिका
रस से अधिक होता है, अधिक होता है, उसे अति पसारी विलयन कहते हैं। आइए दोस्तों, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार समझिएगा गौर से और ध्यान से। ठीक है दोस्तों, हमको पता है पहले बताए, पहले समझ में नहीं आया होगा। इस बार जो बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग पूरे अच्छी तरह से समझना है और समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ एक शायरी हो जाए दोस्तों। दिल्ली की लड़कियां इसीलिए एक शायरी सुनिएगा दोस्तों। दिल्ली की लड़कियां देती होगी धोखा, दिल्ली की लड़कियां देती होगी धोखा, हमारे बिहार की लड़कियां प्यार में, हमारे बिहार की लड़कियां प्यार में टावर पे ही चढ़ जाती है। दिल्ली की लड़कियां देती होगी धोखा, दिल्ली की लड़कियां देती होगी धोखा, हमारे बिहार की लड़कियां तो प्यार के लिए सीधे टावर पे ही चढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं। समपसारी विलयन, सांद्रता तथा प्रसरण दाब। सांद्रता तथा प्रसरण दाब, सांद्रता का मतलब हो गया गाढ़ा, गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा। प्रसरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होता है। सांद्रता, प्रसरण दाब, कोशिका रस के तीनों के समान होता है, उसे समपसारी विलयन कहते हैं। समपसारी विलयन मतलब समपसारी, समपसारी मतलब सब, कौन कौन, सांद्रता हो गया, कोशिका दाब हो गया, कोशिका सॉरी दोस्तों, समपसारी विलयन में सांद्रता हो गया, प्रसरण दाब हो गया और कोशिका रस, तीनों समान होगा। क्या होगा, तीनों समान होगा, उसे समपसारी विलयन कहते हैं। अल्प, अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब क्या होता है दोस्तों, कम, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब कम। तो अल्प पसारी विलयन सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से कम होती है। सांद्रता तथा प्रसरण दाब, सांद्रता तथा प्रसरण दाब जो है कम होती है, किससे, कोशिका रस से कम होती है, उसे अल्प पसारी विलयन कहते हैं। उसके बाद अति पसारी, अति मतलब अधिक, अल्प मतलब कम, अति मतलब अधिक, अल्प मतलब कम, अति मतलब अधिक। तो इसका अति पसारी विलयन का परिभाषा होगा जिसकी सांद्रता, जिसकी सांद्रता प्रसरण दाब, प्रसरण दाब कोशिका रस से, कोशिका रस से क्या होगा, अधिक होगा, कोशिका रस से क्या होगा, अधिक होगा, उसे अति पसारी विलयन कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। क्लास समाप्त करने के साथ एक शायरी फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा और लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये शायरी है माँ के लिए। जो लोग माँ के लिए स्टेटस लगाते हैं ना, उनके लिए हमसे ये शायरी बोल रहे हैं। आज पूरे इंस्टाग्राम पर मदर्स डे कब है, कब होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी पे हम एक शायरी लिखे हैं अपने मन से, आप लोग बताइएगा। आज पूरे इंस्टाग्राम पर, आज पूरे इंस्टाग्राम पर माँ ही माँ छाई है, माँ ही माँ छाई है। आज पूरे इंस्टाग्राम पर माँ ही माँ छाई है। फिर ये वृद्धा आश्रम में, फिर ये वृद्धा आश्रम में किसकी माँ आई है, फिर ये वृद्धा आश्रम में किसकी माँ आई है। हैप्पी मदर्स डे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।